हेलो फ्रेंड्स। आज आप हिंदी ऑडियो स्टोरी में सुन रहे हैं अज्ञात कथावाचक की कहानी। कहानी का नाम है सूरजमुखी। कहानी को और आनंद लेने के लिए आप ईयरफोन यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फ्रेंडशिप के लिए आई छाया इस केस में डॉक्टर हितेश को असिस्ट कर रही थी। बेहद जटिल केस था। रात के 8 बज गए थे। स्टाफ बस जा चुकी थी। अब अस्पताल के कॉर्नर वाले बस स्टैंड पर खड़ी होकर इंतजार करने के अलावा छाया के पास कोई चारा नहीं था। तभी एक कार उसके नजदीक आकर रुकी। यदि आप बुरा ना माने तो मुझे आपको लिफ्ट देने में खुशी होगी, लेकिन कोई बात नहीं। सच में अजनबी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं आज ऑटो वाले का स्ट्राइक है और कोई सवारी मिलना भी मुश्किल है। जी, मैं मैनेज कर लूंगी। देखिए, आपको यहाँ अकेले खड़ा देखकर मेरे मन में मदद का जज्बा जागा और आपसे पूछ बैठा, वरना उसकी स्पष्टवादिता और अपनी मजबूरी समझकर अब छाया मना न कर सकी। इस तरह छाया और निशीथ से पहली बार मिली थी और फिर धीरे धीरे ये सिलसिला लंबा होता गया। निशीथ छाया के अस्पताल से 4 किलोमीटर दूर जॉब के साथ साथ रिसर्च सेंटर में भी काम करता था। अपनी थीसिस के सिलसिले में अक्सर उसके अस्पताल आता था। छाया तो उस पर आमना सामना तो हो ही जाता था। हर बार लोगों की भीड़ में मिले थे। दोनों इसी तरह साल गुजर गए। अब छाया को लगने लगा था जैसे कि वे निशित के कदमों की आहट हजारों की भीड़ में भी पहचानने लगी है। ना जाने क्यों निशित के साथ घंटों बिताने का अजीब सी इच्छा उसके मन में जागने लगी थी। जब निशित की आंखों पर उसके चेहरे पर गड़ जाती तो छाया की तो धड़कनें बढ़ जाती थी। वह नहीं जानती थी कि निशित के प्रति प्रेम का ये अंकुर कब उसके मन में फूटा। छाया के लिए प्रेम की यह अनुभूति बिल्कुल अप्रत्याशित थी, वरना जिंदगी में उसने जो लक्ष्य अपने लिए तय किए थे उन्हें पाने के लिए तो मन में वैरागी होना आवश्यक था। बचपन में ही सोचा था कि डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करेगी। पिछले 6 सालों से छाया दुनिया के हर गम और खुशी से दूर अपने लक्ष्य के लिए समर्पित थी। इसलिए निशीथ के प्रति का प्रेम, यह एक एहसास सब्र के सारे बांध तोड़ गया। छाया ने ही पहल की थी। निशीथ, मैं अपनी सारी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? छाया, ऐसा फैसला जल्दबाजी में करना समझदारी का काम नहीं है। थोड़ा वक्त गुजर न जाने दो, एक दूसरे को समझ परख लेने दो, निशीथ ने समझाया। इस जवाब से छाया मायूस हो गई। एक दिन निशीथ का फोन आया। बोला, छाया, तुम्हारी और अपने कदम बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ हम दोनों के परिवार आपस में मिल लें। अचानक बिना सोचे समझे किए प्यार पर मेरा विश्वास नहीं। पर निशीथ, छाया असमंजस में थी। देखो छाया, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। हमेशा से यही सीखा है कि कोई भी फैसला दिल से नहीं दिमाग से लेना चाहिए। अतः आने वाली जिंदगी में ना अपने लिए और ना ही परिवार के लिए कोई परेशानी खड़ी करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता का फैसला ही हमारे प्यार का भविष्य तय करेगा। निशीथ के ये नपे-तुले विचार छाया को अच्छे नहीं लगे। फिर भी उसके प्रति अपने जज्बातों के सामने छाया ने घुटने टेक दिए। उस दिन हर संभव तैयारी के साथ छाया ने सर्व परिवार निशीथ के माता पिता से मिली। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। छाया जैसी सुंदर और डॉक्टर लड़की भला किसे पसंद नहीं आती। पर तभी निशीथ की माँ ने एक ऐसी बात कही कि सारे अच्छे भले माहौल में ठेस पड़ गई। वैसे हमारी पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। निशीथ की हर ख्वाहिश उसके बोलने से पहले ही हम पूरी करते आए हैं। पर अपनी बेटी के शानदार जिंदगी देने के लिए, यानी निशीथ सा दामाद पाने के लिए आपने भी तो कुछ सोचा होगा। निशीथ की माँ ने कहा। जी, मैं समझा नहीं। छाया के पिता दुविधा भरे स्वर में बोले।
देखिए, निशित अपनी एमबीए की पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में करना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि आप सगाई के बाद निशित को ऑस्ट्रेलिया भेज दें। शादी बाद में होती रहेगी, निशित की माँ ने बोली। लेकिन निशित की माँ बीच में ही बोल पड़ी। देखिए, बाहर से आने के बाद इंडिया में स्टेटस और सैलरी दोनों ही दोगुने चौगुने हो जाते हैं। फिर इस ऐशो आराम को आपकी बेटी को ही तो भोगना है। अतः इतना तो आपका हक बनता है कि अपनी बेटी का भविष्य के लिए मन ही मन खर्च का हिसाब लगाने पर पिताजी के चेहरे पर आते जाते भाव को छाया खुद देख रही थी। अपनी आर्थिक स्थिति से वह वाकिफ थी। छोटे भाई और बहन की जिम्मेदारी पापा के कंधों पर थी। अतः अपने आप को वह रोक नहीं पाई। बोली, निशित, ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या इसी तरह समझाने और समझने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? देखो छाया, ये दुनियादारी है। इन बातों को बड़ों को आपस में निपट लेने दो। इसे हम दोनों बच्चों का क्या काम? निशीत के जवाब से छाया के तन बदन में आग लग गई। दुनियादारी के नाम पर उस जैसे पढ़े लिखे सभ्य इंसान से छाया ने ये आशा कभी नहीं की थी। अतः अपने भरसक कंट्रोल करने पर भी वह पापा से बोली, उठिए पापा, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। हमें भी ये रिश्ता मंजूर नहीं। तुम ही मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी। निशित की माँ ने सभ्यता का नकाब उतार फेंका। कहा सुनी के दौरान छाया ने अनेक बार निशित को देखा, पर हर बार सिर झुकाए देख छाया ने अपने प्यार पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। बात बिगड़ चुकी थी। आंखों में आंसू लिए वे घर की ओर चल दी। मम्मा पापा क्या कहते? सब चुप थे। स्वयं छाया का स्वाभिमान बुरी तरह आहत हुआ था। अतः घर आकर सीधे अपने घर कमरे में चादर ओढ़ के सो गई। अपने पहले प्यार का उसे इस तरह ठुकराना गहरे अवसाद को धकेल दिया था। रिजेक्ट जैसे वह कोई वस्तु हो जिस पर निशीत के परिवार ने रिजेक्टेड का लेबल लगा दिया था। हाथ में नींद की गोलियों की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी मोबाइल की घंटी बजी और उसके हाथ रोक दिए। डॉक्टर छाया, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचो, इमरजेंसी है। छाया कुछ कह पाती उससे पहले ही फोन कट गया। उसकी ऐसी मनोस्थिति में अस्पताल जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। छाया की सीनियर डॉक्टर हाथ में फ्रैक्चर की वजह से छुट्टी पर थी। नेहा की प्रीमेच्योर डिलीवरी आज ही करवानी थी। उनका केस अनेक जटिलताओं से भरा था। केस की सारी जिम्मेदारी छाया पर आ पड़ी। एक तो उस दिन वह खुद को ही नहीं संभाल पा रही थी। उस दिन जीवन का वह पहला और अत्यंत जटिल केस, उसको अपनी निराशा उसके हाथों पर हावी हो गई थी। जिसका डर था वही हुआ। छाया ने बच्चे को तो बचा लिया, पर माँ के शरीर पे फैलते जहर को ना रोक पाई। सुबह नेहा की मौत की खबर सारे अस्पताल में आग की तरह फैल गई। अस्पताल ने सारी जिम्मेदारी छाया पर डालकर पल्ला झाड़ लिया। सबकी नाराजगी और मीडिया में मचे हल्ले के चलते साल भर के लिए छाया की प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी। 24 घंटे में ही फिर से रिजेक्ट। ऐसा लगा जैसे वाकई ही वह एक वस्तु है। एक के बाद एक दूसरी असफलता ने छाया के लिए जीवन के सारे मायने ही बदल दिए। एक दो बार आत्महत्या का भी प्रयास किया। जिंदगी की के लक्ष्य दिशा जैसे भूल गई। मनोचिकित्सकों की भी सलाह ली, पर सब बेकार। माता पिताजी ने हार कर निशीत के सामने घुटने टेकने का भी मन बना लिया, पर पता चला कि वह विदेश जा चुका है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख असहाय पिता ने एक दोस्त की सलाह पर आबो हवा बदलने के लिए छाया को शिमला भेज दिया और उसके मामा के पास, ताकि पुराने माहौल से निकलकर नए माहौल में सांस ले सके। शिमला की सुंदर वादियों के चेहरे पर फीकी सी सही मुस्कुराहट बिखेर गई। पड़ोस में रही नन्ही सी बच्ची के क्रियाकलाप में धीरे धीरे वह डूबती चली गई। 4-5 साल की होगी वह। शिमला की चंचल हवाओं में से ज्यादा चंचल मासूम रोज नए खेल खेलती। वह कभी पापा बनती तो कभी पापा की बॉस। एक दिन छाया अपने रोक न पाई, पूछ की बैठी, हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? आला कहकर खेल छोड़कर वह भी भागी आई। आप रोज यहाँ आती है और हम
आपको देखते हैं, बहुत अच्छी लगती है हमें आप। आला की बेतकल्लुफ़ चटर-पटर सुनकर छाया मुस्कुरा उठी। अच्छा, एक बात बताओ, आप खेल में कभी पापा बनती हैं, तो कभी कुछ और। आप मम्मी क्यों नहीं बनती कभी? आला से कुछ मिक्स होने के इरादे से छाया ने पूछा। क्योंकि हम नहीं जानते कि मम्मी कैसी होती है। हमने तो कभी उन्हें देखा ही नहीं, फिर हम कैसे बने? उनकी मासूम आंखों में मायूसी देखकर छाया चुप हो गई। आला छाया की जिंदगी में आशा की उजली किरण बनकर आई थी। बहुत जल्दी ही घुल मिल गई थी। महीने भर की दोस्ती में उसने छाया पर पूरा अधिकार जताना शुरू कर दिया था। कभी होमवर्क लेकर आ जाती, तो कभी डर लग रहा है का बहाना बनाकर छाया के घर ही सो जाती। आला की बातों में उसके पापा ही ज्यादातर हीरो हुआ करते थे। सुबह उसके सोकर उठने से लेकर रात के बिस्तर पर जाने तक सारा दिन पापा की बातें। आला के मुख से उसके पापा के बारे में सुन सुनकर एक समझदार और बेहद भावुक इंसान की छवि छाया के मन में बन गई थी। उनसे मिलने, आला की माँ के बारे में जानने के लिए उसका मन उत्सुक हो उठा। एक दिन आला को तेज बुखार था और उसके पिता ने किसी बहुत जरूरी काम से जाना पड़ा, तो उन्होंने छाया को फोन कर बड़ी विनम्रता से आला की देखभाल करने का अनुग्रह किया। तभी छाया का उनसे परिचय हुआ था। आला की वजह से वह बहुत बार आमना सामना तो हो जाता था। आपको शादी कर लेनी चाहिए। आला अपनी माँ और परिवार को बहुत मिस करती है। एक दिन आला के पापा डॉक्टर राज के साथ टहलते वक्त छाया के मुंह से अचानक निकल गया, मैं बेटी के लिए बेहद चिंतित हूँ, इसलिए आज पहले कभी इस बारे में सोचा नहीं था। चलिए, संकोच की दीवारें गिर गई हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस छोटी सी उम्र में आप अपनी जिंदगी के प्रति इतनी उदासीनता की कोई खास वजह है? कोई बार अजनबियों के साथ अपना फीलिंग शेयर कर लेना मन को हल्का हो जाता है और आत्मगिलानी के बोझ से भी नहीं दबना पड़ता। आला के पिता की आवाज में ना जाने क्या था कि छाया रोक नहीं पाई अपने आप को। निशीत का यूं घाव देकर उसकी जिंदगी से अलग हो जाना, डिप्रेशन में आकर अपने करियर के पहले ही पड़ाव में असफल होकर एक मासूम जिंदगी से उसकी माँ को छीन लेना, सब कुछ पर्दे पर चल रहा था, फिल्म सा उसकी सामने ही गुजर रहा हो जैसे। वह तो सिर्फ अपनी जबान से बयां कर रही थी, भूल गई थी कि आला के पिता उसके लिए अजनबी ही तो थे, जिनसे कुल मिलाकर वह 5वीं बार ही तो मिल रही है। सब कुछ बताने के बाद वह चुप हो गई। अपनी भावुकता से उभरी तो शर्मिंदगी के भाव चेहरे ने छिपा लिया। गहन चुप्पी पसर गई। बुरा न मानना छाया, अपने सारे दुखों की के लिए तुम स्वयं दोषी हो। दरअसल आप अपने आप को सूरजमुखी बना लिया है, ऐसा फूल जो खुद खिलने के लिए सूर्य की किरणों का मोहताज है। सूर्य के बिना उसका कोई अपनी पहचान नहीं। आपने निशित जैसे एक असफलता को सूरज मानकर न मिलने से निराशा का गहन ताना बाना बुन लिया। अपने चारों ओर वह तो प्रकृति के नियमों में बंधा एक फूल है, पर आप तो इंसान हैं, सोचने समझने की शक्ति रखने वाली प्रकृति की सबसे सुंदर रचना। अरे, आपको तो सोचना चाहिए था कि यदि गलती से आपने किसी की जान ली, तो 100 लोगों की जान बचा भी तो सकती हैं। आप यदि उस माँ की मौत से सचमुच आहत हुई थी, तो उसके प्रायश्चित के बदले आप 10 लोगों की जान बचाने की संकल्प क्यों नहीं किया आपने? किसी एक सोच को अपने आप पर कैसे इतना हावी होने दिया, जिसने आपकी 5 सालों की तपस्या, माता-पिता के प्यार, पैसे और सपनों को व्यर्थ कर दिया? आप तो डॉक्टर हैं, चोट लगने पर मरहम लगाकर उसे ठीक करना जानती हैं। फिर इस जख्म को नासूर कैसे बनने दिया? अपनी दुनिया से बाहर झाँककर तो देखिए, कितने दुखी लोग हैं। और फिर राज चुप हो गया। आपको इस तरह लेक्चर देने का मुझे कोई हक नहीं बनता, सॉरी, पर ऐसी ही नादानी में मैं स्वयं कर चुकी हूँ, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाया। कुछ देर चुप रहने के बाद डॉक्टर राज बोला, एक शर्त पर, यदि आप मुझे आला और अपने बारे में सब कुछ बताएं। छाया अपने घर पर काबू करके बोली,
बताने को तो कुछ खास नहीं। आला को जन्म देने के बाद उसकी माँ किसी हादसे में हमें छोड़कर चली गई। मैं अपने दुख में इस कदर डूब गया कि अपने दुख के सामने इस बिन माँ की नन्ही सी जान को भी ध्यान न कर पाया। भूल हो गया कि मासूम नीरहा ने भी अपनी माँ को खोया है। मेरी लापरवाही की सजा मेरी बच्ची को मिली। वह मरते मरते तो बच गई, पर पोलियो ने इसके पैर छीन लिए। उसी दिन से आला मेरे जीवन का बहाना बन गई। उसका खोया हुआ पैर तो मैं वापस नहीं ला सकता, पर हाँ, बच्चों की जिंदगी उसे दे सकूं, बस इसलिए अपने आप को इन बच्चों को सब सेवा समर्पित कर दिया। कई बड़ों लोगों के सहयोग से एक अस्पताल बनाया बच्चों के लिए। जो लोग अपने बच्चों का इलाज अच्छे अस्पतालों में नहीं कर सकते, उनके लिए नन्हे नन्हे बच्चों की हंसी ने ही मेरा सुकून मुझे लौटाया है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। सारी रात छाया सो नहीं पाई। आला के पिता के शब्द कानों में गूंजते रहे कि तुम सचमुच सूरजमुखी हो, जो खिलने के लिए सूरज की किरणों की मोहताज हो। अपने आप में कुछ भी नहीं, कितना सताया है उसने मामा पापा को अपने इस व्यवहार से। डॉक्टर तो लोगों की पीड़ा हरते हैं और वह अपनी ही पीड़ा दे बैठी। सुबह उठी तो मन शांत था। सब कुछ भुलाकर जिंदगी अब तक तयशुदा लक्ष्य पाने का उसका मकसद जल्द से जल्द अपने घर लौट जाना था। अब अपनी फील्ड में वह इतना काम करेगी कि उसके पिछले खोए हुए वक्त की भरपाई हो सके। मामा भी हैरान थे छाया के इस नए रूप को देखकर, इसलिए रोका नहीं। सुबह सारा सामान पैक कर आला से मिलने निकली तो दरवाजे पर निशीत को देखा। तुम यहाँ कैसे? चकित सी छाया आगे कुछ न पूछ पाई। 2 दिन के लगातार सफर के बाद तुम तक पहुंचा हूँ, क्या अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? पर निशित, मैं यह अध्याय बहुत पहले ही हमेशा के लिए बंद कर चुकी हूँ। तो तुम्हें ये बात अपने घर वालों को बतानी चाहिए थी ना, जिन्होंने अपनी बेटी के दुखों का वास्ता देकर मुझे यहाँ भेजा। छाया की अनपेक्षित जवाब से निशित चिढ़ गया। पिताजी को पीछे आता देखकर छाया उनसे लिपट गई। कहने सुनने के लिए कुछ था, पर नीतीश को देखकर चुप हो गई। पुरानी छाया को देखकर पिताजी हैरान थे और उससे भी ज्यादा छाया के निशीत से ना विवाह करने के फैसले से। उस दिन निशीत के घर वालों से मिलने के बाद इस रिश्ते से वे कदापि खुश नहीं थे, पर अपनी इकलौती लड़की की खुशियों के लिए ही उन्होंने उन लोगों की शर्तों के सामने अपने घुटने टेक दिए। मुंबई वापसी से पहले छाया ने पिताजी को आला और डॉक्टर राज से मिलाया। डॉक्टर राज का प्रस्ताव उसे चौंका गया। डॉक्टर छाया, इस वक्त मेरे अस्पताल को एक गायनिक की सख्त जरूरत है। पुरानी डॉक्टर 2 महीने की लीव पर है। यदि शहर घर जाने का मोह छोड़ सको तो अस्पताल ज्वाइन कर लो। कुछ दिनों के लिए इतनी खूबसूरत डॉक्टर अपने बीच पाकर मेरे बच्चे शायद अपना दुख भूल जाएं। राज का यह प्रस्ताव ना मानने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फिर ये शहर, यहाँ के लोग, आला, डॉक्टर राज, सब ने मिलकर ना जाने क्या जादू कर दिया था कि छाया पर भी वह स्वयं ही उन सब से दूर रहने का उसे डर लग रहा था। पिताजी की स्वीकृति और माँ के भी छाया के पास आ जाने से सब कुछ जैसे बहुत ही खूबसूरत हो चला था। छोटे छोटे बच्चों के बीच कब डॉक्टर से बच्ची बन जाती थी, खुशी से चहकने लगती थी। और उस दिन की बात है, आला के सारे अस्पताल में ढूंढते ढूंढते वे रेस्ट रूम में चली गई। वहां का नजारा देखा तो दंग रह गई। डॉक्टर राज बहुत सारे बच्चों के बीच बैठे उन्हें कई मजेदार किस्से सुना रहे थे। पास जाकर देखा तो दिल दहल गया। सभी अपने अपने आर्टिफिशियल अंगों के अलग रखकर अपने सामान्य रूप से, किसी का हाथ नहीं तो किसी के पैर नहीं, शारीरिक रूप से बेबस, पर उनके चेहरे पर कोई गिला शिकवा नहीं। सपनों से सजी आंखें, संतुष्टि की चमकते चेहरे और उन सबको संभालते राज। छाया का परिचय जैसे किसी दूसरी दुनिया से हुआ हो। डॉक्टर राज से नजरें मिली तो बस सम्मोहित से उन्हें देखती चली गई। राज एक समर्पित ईमानदार इंसान नहीं, एक पूर्ण पुरुष नहीं, अपने कमिटमेंट को समर्पित इंसान जिसे कोई भी लड़की अपना जीवन साथी बना ले। जाने ऐसी ही कितनी उपमाएं
विचारों में आया कि छाया के मन में कई दिनों से ऐसी खलबल सी मच रही थी। तो क्या उसे डॉक्टर राज से प्यार हो गया है, या उसके आदर्शों की बिन माँ की बच्ची आला से सहानुभूति, या फिर स्वयं पर हावी व गिल्टी? क्या था वह जो उसे राज के मोह पाश में बांध रहा था? पर ऐसा ही खिंचाव कभी उसे निशीथ के लिए भी महसूस किया था। तो क्या उसे अपनी जिंदगी की भावनाओं के हवाले कर राज से शादी कर यहीं सेटल हो जाना चाहिए? बहुत सोचा छाया ने, पर निशीथ ने ही उसे किसी फैसले पर पहुंचने में मदद की। उस दिन शिमला में ही उससे मिलने आया था, अपनी नवेली पत्नी के साथ हनीमून पर। राज के सामने ही उसे चिढ़ाने के लिए अपनी माँ की पसंद लड़की और उससे मिली खुशियों की बढ़ चढ़ के ऐलान करने लगा। एक बार तो छाया कमजोर पड़ गई। निशीथ के खोने का गम मंजिल की ओर बढ़ते कदम लड़खड़ाने लगे और मजबूर सी उसने अपना सिर राज के कंधे पर रख दिया। राज कुछ देर निशब्द खड़े रहे, फिर धीमे स्वर से बोले, जिंदगी को भावनाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए छाया। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रति अपने आकर्षण को वक्त की कसौटी पर कसना तुम्हारे लिए जरूरी है। अतः मुंबई लौट जाओ और जीवन को नए सिरे से सहजना शुरू करो। छाया अपने घर लौट गई। आसान नहीं था उसके लिए ऐसा प्यार करना, पर जल्द ही जान गई थी कि प्यार शादी को अपनी मंजिल मानकर अपने लक्ष्य से बेईमानी करने को उसे का ज़मीर इजाजत नहीं देगा। दिन रात काम करने से उसे सुकून देने लगा। 5 साल छोटे पीरियड में ही आज डॉक्टर छाया का नाम एक सफलतम गिने चुने गायकों में शुमार था। पर डॉक्टर राज और आला ने उसे उसके लिए जो किया, उनके प्रति अपने जज्बातों को भी छाया कभी जुटला न सकी। तभी तो राज को पत्र लिख बैठी और अपनी तमाम कमजोरियों से लड़कर आज मैं अपनी मंजिल को पा ली है। जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई है मुझ में, तुम्हारे शब्दों का असर है। कहूँ तो ये वक्त की ठोकरों का नहीं जानती, पर राज हमेशा स्ट्रांग बनकर नहीं आ पाऊंगी। टुकड़ों में बटी आधी अधूरी जिंदगी, किसी के प्यार की आज, अनेक रिश्तों के गर्माहट से तो इंसान का अंतर खिल उठता है। बहुत सोच लिया, जान गई हूँ आपके सिवा मैं प्यार किसी को नहीं किया है। अतः राज, अपने अंतस को खिलने के लिए वह गर्माहट, वह बंधन आपसे जोड़ना चाहती हूँ। क्या मेरे सूरज बनोगे? जबान से शायद किसी से नहीं कह पाती, इसलिए खत में लिखकर पोस्ट करने जा रही हूँ। और छाया शिमला जाने के लिए तैयारी में जुट गई। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बने रहिएगा। धन्यवाद।